नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय दूसरा यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नमाला 2.2 के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 7, 8 और 9। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो 8वीं कक्षा के साथ साथ उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला के 7वें प्रश्न के अंदर दोस्तों हमें दिया गया है कि बात बोली गई है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जब भी आपको किसी एक संख्या के गुणज की बात की गई हो, दोस्तों गुणज यानी होता है पहाड़ा, यानी यहाँ पे 8 के 3 लगातार गुणज है यानी ये 8 का पहाड़ा है वो भी लगातार। और दोस्तों ध्यान रखें किसी भी संख्या का यदि पहाड़ा हो, ये नहीं है कि इस पहाड़े को हमेशा 8 का पहाड़ा तो 8 से ही शुरू करना है या 7 का पहाड़ा तो 7 से ही शुरू करना है, जरूरी नहीं है। ये पहाड़ा बीच में से कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन वो एक बार शुरू होने के बाद में फिर वो लगातार ही चलेगा, ठीक है। और पहाड़ा जैसे हम लिखते हैं किसी भी संख्या का पहाड़ा तो हम क्या करते हैं 10 संख्याओं के बाद उस पहाड़े को खत्म कर देते हैं। लेकिन गुणज जो है यानी पहाड़े को यदि आगे भी हम ले जाते हैं 10 लिखने के 10 संख्या को बाद में भी आगे ले जाएं तो फिर वे सभी पहाड़े में जो संख्या आ रही है वो सब गुणज कहलाएगी। और उन्हीं गुणजों में ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे 3 लगातार गुणज लेने हैं। किसी भी संख्या के यदि गुणज करने हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना कि पहला गुणज। ध्यान रखें दोस्तों जब भी आप किसी भी संख्या के गुणज यदि मानेंगे तो उसमें से पहला जो गुणज मानना है वो हमेशा चर के रूप में ही मानना है। जैसे हमने माना x, किसी भी संख्या का गुणज हो पहला गुणज आपको चर के रूप में मानना है, फिर मानना है आपको दूसरा गुणज और फिर मानना है दोस्तों तीसरा गुणज। अब मानना कैसे है, पहला तो याद रखें कि चर के रूप में ही मानना है, हमेशा ये याद रखें, ठीक है। लेकिन दूसरा और तीसरा आगे के जो गुणज है वो कैसे कहें, तो उसी चर का प्रयोग करते हुए ध्यान रखिए दोस्तों चर वही लेना है जो आपने माना है और चर लेने के बाद में जिसका पहाड़ा है उसी संख्या को उसमें एक बार जोड़ लें, वो अगला गुणज है वो बन जाएगा। कैसे, यदि 7 का यहाँ पे गुणज होता तो हम क्या करते, पहले को हम चर के रूप में मानते, फिर दूसरे को वही चर लिख के 7 का पहाड़ा होता तो 7 जोड़ देते, 8 का पहाड़ा है तो 8 जोड़ लेंगे। अगला गुणज कैसे होगा, ये 8 ये प्लस में कितना है 8, इसमें और 8 जोड़ देंगे यानी कितना जुड़ जाएगा टोटल 16। ध्यान रखिए दोस्तों 8 और जोड़ दिया तो ये हो गए इसके लगातार 3 गुणज। और प्रश्न क्या बोल रहा है कि उसके 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो हम भी प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का योग कर लेंगे और वो योग जो है वो 888 से न ज़्यादा होगा न कम, कैसा होगा दोस्तों, बराबर होगा, ये याद रख लें, ठीक है। तो हमारा पहला जो गुणज है वो x है, दूसरा गुणज है वो x + 8 है, तीसरा गुणज जो है x + 16 है। तीनों गुणजों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो जोड़ 888 होगा, ये प्रश्न में बोला गया है। तो अपना बन गया समीकरण। अब इस समीकरण को सरल करते हैं तो x कितनी जगह पे, 3 जगह पे, तीनों ही x को जोड़ लें तो ये बन जाएगा 3x। जोड़ और घटाव में ध्यान रखें इन चरों वाली में सजातीय पद होने जरूरी है और ये सजातीय पद है क्योंकि चर भी इन तीनों में एक जैसा है और चर की घात भी एक जैसी है, इसीलिए इनको सजातीय पद कहा जाता है। तो x x x इनके आगे वाली संख्या जुड़ जाएगी, सबके आगे एक एक तो है ही, कोई नहीं नजर आ रहा है तो आपको एक एक तो वहां मानना है ही। तो 1 1 1 3 हो गया और ये सजातीय पदों का योग करने के बाद भी सजातीय पद ही आना चाहिए। 8 और 16 ये अचर पद है और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 24 और बराबर में दोस्तों कितना है 888। अब इसमें से क्या करेंगे, जब चर एक जगह पे आ जाए तो चर के साथ वाली जो संख्याएं हैं उनका करना है पक्षांतरण। चर एक जगह पे हो चुका है तो अब किसका, 3 का या 24 का पक्षांतर करें पहले। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो चर के नजदीक है चिपका हुआ है उसका पहले पक्षांतर नहीं करना है, तो ये तो वैसे का वैसा। और ये प्लस के 24 जो 24 चर के साथ जुड़ रहे हैं उनका पक्षांतर करने के बाद में उनका हो जाएगा दोस्तों योज्य प्रतिलोम, यानी प्लस का 24 क्या बन जाएगा माइनस का 24। याद रखें जो चर के साथ जुड़ रही संख्या है या घट रही है उसका हमेशा पक्षांतर करने के बाद में योज्य प्रतिलोम ही बनेगा। तो अब योज्य प्रतिलोम करने के बाद में यहाँ योग
संख्या घटाओ क्या हो रहा है, तो यहाँ संख्या जुड़ रही थी वहाँ घट रही है, तो घटा लेंगे और घटाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 864। ठीक है, अब क्या करें, x तो यहाँ रह जाएगा और ये 3 चला जाएगा बट्टा के नीचे। अब इस 3 का दे देंगे भाग, तो हमारे x का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग दे दिया तो 3 दूनी हो गए 6, 3 का भाग 8 में दिया, 3 दूनी 6 हो गए। 6 होने के बाद बचा क्या, 2, वो 2 आगे जाकर इस 6 के साथ में रह जाएगा। ठीक है, या 2 बच गया, वो 2 या इसके साथ गया, क्या बन गया 26। 3 का भाग दे दिया 26 में, 3 8 24 हो गया। फिर इसमें कितना बच गया 2, वो 2 आगे गया 4 के साथ में, तो क्या बन गया 24, और 3 का भाग 24 में दे दिया, कितनी बार गया 8 बार। तो x का जो मान आया वो 288 आ गया है, ये हमें x का मान मिल गया। x है क्या, तो हमने माना था पहला गुणज x, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः जो इस 8 का पहला जो गुणज होगा वो गुणज कौन सा होगा, 288 ही होगा, क्योंकि हमने पहला गुणज केवल चर के रूप में x के रूप में माना था और x का मान 288 आ गया, तो ये तो पहला गुणज हमें मिल गया 288। फिर करते हैं दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज कितना होगा दोस्तों, देखिए कि भाई दूसरा जो गुणज है वो 288 प्लस कर देंगे हम, कौन सा, दूसरे गुणज के साथ में क्या करना था, 8 जोड़ना था, तो 288 यानी 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 296। फिर करते हैं तीसरा गुणज। तीसरा गुणज कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे ही हमने ये किया 8 जोड़ने के बाद, अब इसमें भी और 8 जोड़ लेते हैं तो हमें अगला गुणज मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 304। ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पे 16 जुड़ रहे थे, आपने 8 कैसे जोड़े, तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ क्या बताया कि 8 जुड़ रहा है और कितना जोड़ा 8, इसलिए क्या बन गया 16। तो ये 8 तो पहले से हम जोड़ रखा है, फिर और तो 8 ही जोड़ेंगे भाई, 16 क्यों जोड़ेंगे। तो एक बार 8 जोड़ दिया है, फिर 8 और जोड़ा, ये 304। तो इस प्रकार से हमें तीनों ही गुणज प्राप्त हो गए 8 के, जिन्हें जोड़ने पर है वो 888 प्राप्त होता है। और ये तीनों ही गुणज कैसे हैं दोस्तों, लगातार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं इसका अगला प्रश्न। 8वें प्रश्न के अंदर हमें ये दिया गया है कि 3 लगातार जो पूर्णांक है उनको क्रमशः 2, 3 या 4 से, 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, यदि गुणा करने के बाद उन संख्याओं को जोड़ा जाए तो योग हमें 74 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे पूर्णांक की बात हो रखी है, और पूर्णांक यानी ध्यान रखें दोस्तों गिनती वाली संख्याएं। इस प्रश्नमाला 2.2 से 2 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उससे संबंधित जो अपनी पहली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि पूर्णांकों को किस प्रकार से मानना है। तो हम मानेंगे यहाँ पे कि माना कि पहला पूर्णांक, माना कि पहला पूर्णांक, तो पहला जो पूर्णांक है रहेगा वो हम चर के रूप में ही मानेंगे। लेकिन दूसरा और तीसरा पूर्णांक देखिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि 3 क्रमागत पूर्णांक है, लगातार पूर्णांक है, तो दूसरा और तीसरा पूर्णांक कैसे माने। अभी हमने जैसे बताया था कि जब भी किसी का पहाड़ा हो तो उसी पहाड़े वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक वाले में क्या करना है, वही चर लिख के हमें जोड़ना कितना है, केवल 1, क्योंकि जो भी पूर्णांक होते हैं वो गिनती के रूप में होते हैं और उनमें सब में 1-1 का ही अंतर होता है। तो 1 जोड़ दिया, अब इससे अगला करेंगे तो और 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे तीनों पूर्णांक हो गए x, दूसरा हो गया x+1 और तीसरा हो गया x+2। अब लिखा है कि इन तीनों को क्रमशः 2, 3 व 4 से गुणा करके जोड़ने पर, यदि गुणा करके फिर इनको आपस में जोड़ लिया जाए तो हमें 74 प्राप्त होता है। लिखा है कि 74 हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, जब हम इस संख्याओं को इस प्रकार से क्रमागत लिखते जाएंगे और फिर इन्हें क्या करेंगे दोस्तों, 2, 3 और 4 से गुणा करके हम जोड़ देंगे तो 74 प्राप्त हो जाएगा। यानी जो भी अपना काम रहेगा वो प्रश्न के अनुसार ही रहेगा, अपने मन से हमें कोई काम नहीं करना है। तो जो पहला पूर्णांक है वो कौन सा है, x, उसे किससे गुणा करना है, 2 से। ये 2 से गुणा कर लिया। जब भी किसी चर को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या आगे चिपक जाती है, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, 2 से गुणा हो गया। दूसरा जो पूर्णांक है वो कौन सा है, x+1, और उसे 3 से गुणा करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों इस गुणा के बारे में कि जब भी 2 पदों वाला कोई बीजीय व्यंजक हो और उसे किसी संख्या से गुणा करना हो तो उस 2 पद वाले बीजीय व्यंजक को इस प्रकार से कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। अब अगला देखिए कौन सा है, x+2 है बीजीय व्यंजक और गुणा किससे करना है, 4 से। तो इसे भी इस प्रकार से बंद करके 4 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले को 2 से कर लिया, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा कर लिया।
सबको गुणा करने के बाद क्या बोला है, गुणा करके जोड़ने पर। अब इनको जोड़ देते हैं, ये अलग हो गया प्लस, फिर ये अलग, फिर यहाँ पे प्लस, और जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो गया दोस्तों 74। अब इस समीकरण को सरल करते हैं और लाते हैं कि हमारे पास ये तीनों जो पूर्णांक है वो कौन कौन से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 जाएगा इस कोष्टक के अंदर और दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 जाएगा 1 के साथ तो ये हो गया 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब ले जाते हैं 4 को अंदर, 4 को लेके आए यहाँ x के साथ बन गया 4x, 4 को लेकर गए 2 के साथ और गुणा कर दिया, 4 दूनी हो गया 8, कहीं पे भी माइनस नहीं था तो किसी प्रकार का कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ये 74 का 74। अब x वाले सब क्या करेंगे दोस्तों, सजातीय पद होने की वजह से जुड़ जाएंगे। 2x और 3x हो गए 5x, और ये 4x और जोड़ दिया, कितने हो गए दोस्तों 9x, 3 और 8 ये दोस्तों कितने हो गए 11, और बराबर में कितने हो गए 74 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये x अकेला करना है और बाकी वाली संख्याओं का हमें क्या करना है दोस्तों, पक्षांतरण। तो x के साथ में 9 तो नज़दीक है, इसका पक्षांतरण पहले नहीं होगा। 74 यहाँ पे है ही, ये प्लस के 11 उस तरफ जाती दोस्तों हो जाएगा माइनस के 11, क्योंकि जुड़ रही है, जो चर के साथ संख्या जुड़ रही है वो अपने दूसरे पक्ष में जाने के बाद में उसका योज्य प्रतिलोम, यानी धनात्मक होते हुए संख्या जो धनात्मक है उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा। 74 में से 11 चले गए, ये बच गया दोस्तों कितना 63। और अब यहाँ पे देखिए x के साथ जो 9 है इसका भी हो जाएगा पक्षांतरण, और ये गुणा का 9 चला जाएगा बट्टा के नीचे, और इस प्रकार से हमारा यहाँ x का जो मान आएगा वो देखिए 9 और 63, 9 के पाड़े से कट रहे, 9 एकम 9, 9 7 63, 63 हो गए, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 7। तो इस प्रकार से हमें x का मान 7 मिल गया। और ये x कौन था, ये था अपना पहला पूर्णांक। तो हम लिखेंगे कि भाई अतः पहला पूर्णांक जो भी चर का मान होगा वो अपना पहला मान हो जाएगा। तो पहला पूर्णांक हो गया 7, तो फिर दूसरा और तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए दोस्तों दूसरा पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा कि 7 + 1, 7 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और तीसरा जो पूर्णांक बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ लिखा है कि चर में 2 जोड़ दीजिए। 2 कैसे जोड़ा, 1 पहले से जुड़ा हुआ था, हमने 1 और जोड़ा, तो 1 हमने जोड़ा था कितना बन गया 8, इस 8 में 1 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9। ये लगातार 3 पूर्णांक हो गए, 7, 8 और 9 हो गए, जिनको क्रमशः यदि 2, 3 और 4 से गुणा करके फिर जोड़ा जाए तो हमें 74 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। और करते हैं दोस्तों इसका अगला प्रश्न। 9वें प्रश्न के अंदर दोस्तों राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दिया गया है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, और वो अनुपात दोस्तों कितना है 5:7। फिर यदि 4 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आयु का अनुपात है, अब यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो भी प्रश्न के अंदर दिया गया है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो दोस्तों कितना है 56 वर्ष। यानी अगर 4 वर्ष के बाद उनकी आयु को जोड़ दिया जाए तो वो जोड़ 56 वर्ष होगा। तो हमें पूछा गया है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का अनुपात वाला प्रश्न हम पहले भी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो उन सभी के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोस को जरूर देखेंगे दोस्तों। तो कैसे मानना है कि राहुल और हारून दोनों है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, तो हम क्या करेंगे दोनों को कर देंगे अलग अलग। तो लिखेंगे सबसे पहले कि भाई माना कि राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु अलग कर लेंगे। पहले राहुल को अलग कर देंगे और फिर इस हारून को भी अलग कर लेंगे, और इसकी इन दोनों की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था वे भी अलग अलग हो जाएंगे। राहुल के लिए क्या, तो राहुल पहले है तो 5 आएगा इसके साथ, 7 आ जाएगा इसके साथ, दोनों के साथ लगा देंगे चर। दोस्तों ध्यान रखिए जब भी अनुपात को आप अलग अलग करोगे इस प्रकार से उनके साथ में एक ही चर दोनों के साथ में लगाना है। ये उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी राहुल और हारून की। जैसा अनुपात है वो अनुपात हटा दो, जो चीज प्रश्न के अंदर है वो दोनों अलग अलग लिख दी जाएगी। तो यहाँ पे जो अनुपात था वो वर्तमान आयु का था तो दोनों की वर्तमान आयु अलग हो गई। लेकिन यहां लिखा है कि 4 वर्ष बाद
उनकी आयु का योग। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद, तो हमें भी पता है कि भाई किसी की भी उम्र हो, वर्तमान आयु जो है वो अलग रहेगी, लेकिन 4 या 5 वर्ष के बाद में या उससे पहले जो उम्र थी वो वर्तमान आयु से हमेशा अलग ही होगी। तो यहाँ लिखा है 4 वर्ष बाद, तो हम भी क्या करेंगे कि भाई 4 वर्ष के बाद ये जो राहुल है उसकी उम्र भी चेंज हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद क्या करो, उनकी आयु का योग करो, लेकिन हमारे पास तो अभी तक केवल वर्तमान आयु है, 4 वर्ष बाद वाली आयु तो है नहीं। तो पहले क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद उनकी आयु ज्ञात करेंगे और फिर हम भी जोड़ कर लेंगे, कितना हो जाएगा 56। तो राहुल की आयु कितनी बनेगी, तो राहुल आज जो है राहुल की उम्र कितनी है 5x, और 4 वर्ष बाद हमें भी पता है कि भाई अगर 1 2 3 4 कितने भी वर्ष हो, अगर उतने बाद कर दिए जाए, ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए हमें, तो वो उतनी ही उम्र या उतने ही वर्ष है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये वर्तमान आयु थी, 4 वर्ष के बाद में उम्र बढ़ेगी, यानी 4 वर्ष हम क्या कर लेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे, तो ये 4 वर्ष बाद राहुल की आयु बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से कर लेंगे हारून की आयु। हारून की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी कितनी है 7x, उसमें भी 4 वर्ष अधिक हो जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 2 3 4 कितने भी वर्ष बाद में पूछा जाए तो उम्र ज़्यादा ही होती है, जोड़ लेंगे। अगर यही ऐसा होता 4 वर्ष पहले पिछली जो अगर उम्र होती तो हम यही 4 क्या कर देते, दोनों में से माइनस कर लेते। अब क्या लिखा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। अब हमारा जो काम रहेगा दोस्तों वो प्रश्न अनुसार क्या रहेगा कि उसने बोला है कि 4 वर्ष बाद वाली यदि उम्र को जोड़ लिया जाए तो वो जो जोड़ है दोस्तों, वो जोड़ है कितना हो जाएगा 56। तो हम भी जोड़ लेंगे 4 वर्ष बाद वाली उम्र को। तो 4 वर्ष बाद राहुल है वो 5x प्लस 4 वर्ष का है, और हारून जो है वो 7x प्लस 4 वर्ष का है। दोनों की उम्र को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना आएगा 56, ये प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए सरल करते हैं समीकरण को, 5x और 7x कितना हो जाएगा 12x, और प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8, और बराबर में हो गया 56। अब ये 12x अकेला रह जाएगा, ये 56 तो यहाँ है ही, ये प्लस का 8 इस पक्ष को छोड़कर उस पक्ष में जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -8। अब 56 में से 8 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 48, और अब ये x के साथ में जो 12 है वो उस तरफ चला जाएगा बट्टा के नीचे, और यहाँ केवल क्या बच जाएगा x, और x का जो मान रहेगा वो रहेगा कितना दोस्तों, केवल 4। x का मान आ जाएगा 4, यानी ये x कौन सा है जो हमने दोनों अनुपातों को अलग करने के बाद लगाया था। तो अब हमें ज्ञात हो जाएगी राहुल और हारून की वर्तमान आयु। तो अंत में लिखेंगे कि भाई अतः राहुल की वर्तमान आयु, हमें दोनों की केवल वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी है। तो राहुल की जो वर्तमान आयु की क्या थी 5x, यानी 5 और x का क्या हो रहा था गुणा, तो अब ये 5 तो यहाँ अनुपात में है ही, x का मान हमें कितना मिल गया 4, वो 4 यहाँ गुणा में आ जाएगा 20 वर्ष, यानी ये जो राहुल है उसकी वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है, और हारून की जो वर्तमान आयु रहेगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए कि भाई हारून की वर्तमान आयु तो अनुपात में क्या है दोस्तों 7, तो ये 7 आ गया। x का मान कितना है दोस्तों 4, तो हम भी यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा 28 वर्ष। यानी राहुल जो है वो आज यानी वर्तमान में 20 वर्ष का है, और हारून जो है वो 28 वर्ष का है। इस प्रकार से हमारा ये आज का जो प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। यानी आज हमने इस प्रश्नमाला के 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए दोस्तों, और हम इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।